অত কথা বলবি না, ঠিক আছে? চুপ 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 চুপ। तो फिर 11:05 हो चुका है, शुरू करते हैं अब। दिख रहा है ना स्क्रीन, और सुनाई दे रहा है ना? कोई कंफर्म कर दो एक बार। ठीक है भाई, चलो। तो देखो, आज तो मैकेनिक्स तो सभी को आता होगा वैसे, मतलब डायरेक्टली देखा जाए तो ऐसे सेशन रखने के कोई ये नहीं होता है, लेकिन मैं यहाँ पे मेनली छः सब टॉपिक कवर करूंगा जो तुमको बिल्कुल ही आना चाहिए। इस इसमें जो एकदम पहले आएगा वो है मतलब हंसना मत। पहला चीज है तुम्हारा, एक मिनट, एक बार देख लो कितना है। हाँ, नहीं सही नहीं है। हाँ, तो पहले हम करेंगे मतलब हंसना मत, कोई लीव भी नहीं करने से देख के। ये तुम्हारा वो वाला फैक्टर नहीं है जो, मतलब हाँ वो वाला ही है, लेकिन उतना जो सोचते हो कि आई आई कैप जे कैप के कैप, वैसे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करना, वो वाला फैक्टर मैं नहीं बात कर रहा। मैं वेक्टर के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होता है उसका बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, अब देखो मतलब कैसे कर रहा हूँ अब। देखो मैकेनिक्स मतलब जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो होता है उसका बुक्स का नाम होता है वेक्टर मैकेनिक्स। क्योंकि मतलब पहला जो चैप्टर्स होता है वो सब इज बेसिकली एन एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर। सो জাস্ট এক মিনিট, এই দেখো তুমি বাইরে চলে যাও। हाँ चलो, तो क्या क्या बोला है चेक में? साइड इज सर्किल बिजनेस सेंटर on surface of cube placed on the center of one surface of cube। अच्छा, opposite surface। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे क्यू enclosed कितना है? तो क्यू enclosed तुम्हारा है Q/2 होगा। तो Q/2 तुम्हारा क्यू enclosed है, तो जो ये होगा सरफेस होगा तो उस वाले ये से नहीं निकलेगा, और बाकी जो सरफेसेस है तो उससे ही फ्लक्स निकलेगा। तो तुम्हारा अच्छा, फ्लक्स ऑपोजिट टू इट बोला है। रुको, अम, देख क्यू एनक्लोज तुम्हारा Q/2 है, मतलब टोटल फ्लक्स होगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। अब मतलब यहाँ पे सारे सरफेस से फ्लक्स होगा कि ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो मतलब मान लो कि कितने उस सरफेस से तो कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, और मुझे जितना लग रहा है कि उससे टच जो हुए हो रहे हैं उससे भी कोई ये नहीं जाएगा। तो नहीं, Q/6 एप्सिलॉन नॉट, Q/6 एप्सिलॉन नॉट, एक मिनट ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा, आज तुम लोग डाउट ना पूछो तो वो अच्छा होगा, क्योंकि अ, क्या बोलते हैं, आज टाइम भी थोड़ा सा ये है, और सब लोगों को सोना भी है। तो हियर इज Q/2। यहाँ पे सब मिला के हमारे एक दो तीन छः टोटल सरफेस है, लेकिन इस सरफेस से क्या फ्लक्स होगा यही मुझे याद नहीं है अभी के लिए। तो अगर इस सरफेस से फ्लक्स होता है तो
बेसिकली ये क्यू एनक्लोज्ड, दिस Q/2, पर ये थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा क्या है। हाँ, बाकी 5 सरफेसेस से फ्लक्स होगा, इस सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो Q/2, Q/2 बाकी साढ़े 5 सरफेसेस से फ्लक्स होगा, तो Q/2 इंटू 5 Q/10 एप्सिलॉन नॉट, यही आंसर है। थैंक्स। सो कोई नहीं, अभी प्रोसीड। अच्छा, आज मतलब अगर तुम लोग डाउट नहीं पूछोगे तो जल्दी होगा, और मतलब तो लास्ट में पूछोगे तो भी अच्छा है। तो चलो भाई, तो वेक्टर तो बेसिक तो सबको आता होगा। अब ये पढ़ाने का ये क्या है, मतलब एम क्या है। मान लो कि ये एक ऐसा कुछ, मुझे एक 3D फिगर कंस्ट्रक्ट, अच्छा 3D नहीं 2D ही करने दो। कुछ ऐसा है, सीधा हो क्यों नहीं रहा है। ठीक है, तो अब इसका डायमेंशन दे दिया गया है। मान लो कि दिस लेंथ इज समथिंग, ये सब अलग अलग लेंथ है। मान लो ये L/2 है, और ये समथिंग कैपिटल L है। तो अगर अब तुम्हें बोल दिया कि यहाँ पे ऐसे एक फोर्स लगाया जा रहा है, यहाँ पे ऐसे एक फोर्स लगाया जा रहा है, यहाँ पे ऐसे एक फोर्स, ये एंगल बीच में कुछ थीटा बोल दिया, यहाँ पे ऐसे कुछ फोर्स लगाया जा रहा है, और मतलब ऐसा एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस है। तो अब चीज क्या होगा कि अब तुम इससे तो नेट फोर्स निकाल ही सकते हो। ये एक फोर्स का वेक्टर होगा, लेट मी राइट दिस एज F1 वेक्टर, this will be another force F2 vector, this will be another F3 vector. So you can find the net force by this, right? इसको थोड़ा घटाते हैं, एक मिनट। एफ नेट तो यही होगा तुम्हारा। सही है। अब देखो चीजें ये मतलब होता है, पर द थिंग इज दैट वेक्टर में मैं यहाँ पे क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ये सब डायरेक्शन निकलना एक थोड़ा सा 3D में एक थोड़ा सा ये हो जाता है, मतलब तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाता है। ये जो मैं फोर्स दिया हुआ हूँ, तो इधर से तो F1 तो तुम्हारा माइनस जे कैप, अगर तुम वाई और एक्स एक्सिस ऐसे लिया करो, मतलब ऐसे मान लो कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, तो तुम्हारा ये माइनस आई कैप के डायरेक्शन में हो गया, ये जे कैप के डायरेक्शन में हो गया। अब इसको तुम्हें कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा, इधर एक कंपोनेंट होगा इसका, और इधर एक कंपोनेंट होगा इसका, दोनों का सम करोगे तो तुम्हारा एफ नेट आएगा। पर क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस बॉडी पे कोई टॉर्क होगा कि नहीं, किसी भी पॉइंट के अबाउट। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब एक बॉडी दिया हुआ है, ऐसे एक बॉडी, बिंट एक बॉडी दिया हुआ है ऐसे। सो अब बोला गया कि यहाँ पे मान लो तीनों ऐसे फोर्स लग रहा है। अब मैं पूछ रहा था कि कोई क्या बोल सकता है, मतलब इस पे कोई टॉर्क हो रहेगा क्या, नहीं। नहीं, यही चीज है, नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। कैसे जीरो होगा तुम ही बताओ। अब नेट टॉर्क कैलकुलेट करना इज वन ऑफ द थिंग्स। सो मतलब उसके लिए मान लो कि तुम इस पॉइंट के ये पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से मार्क करते हैं। तो
मान लो कि तुम इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में नेट टॉर्क निकाल रहे हो, ठीक है? तो नेट टॉर्क 0 होगा, पर कब होगा? जब बोला जाएगा कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। उसमें मैं थोड़ा सा बाद में आ रहा हूँ। तो इस पॉइंट पे टॉर्क निकालने के लिए तुम क्या करोगे? पहले तो काउंटर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का ये देखना पड़ेगा। तो अगर तुम टाउ नेट लिखोगे ऐसे, दिस इज टाउ नेट, सो व्हाट इज द टॉर्क ड्यू टू F1? F1 वाज व्हाट? हाँ, F1 का टॉर्क कैसे लग रहा है? मतलब F1 का डिस्टेंस ऐसा है, तो ऐसा रहेगा, तो F1 का टॉर्क तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि अच्छा, टॉर्क का कन्वेंशन एक होता है, तुम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कुछ भी मतलब कन्वेंशन ले सकते हो, पर जनरली हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मतलब राइट हैंड थंब रूल से, अगर थंब ऊपर की तरफ डायरेक्ट करता है तो उस टॉर्क को हम पॉजिटिव लेते हैं, और मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर तुम्हारा ये उंगलियां होता है, थंब छोड़ के जो उंगलियां है, तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। तो F1 का टॉर्क इसमें पॉजिटिव होगा। ये डिस्टेंस, ये एल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो ये क्या एल साइन थीटा हो जाएगा, कैपिटल एल साइन थीटा। सो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि F1 एल साइन थीटा की कैप। अच्छा, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं तुम्हें जस्ट अभी थोड़ा सा बेसिक समझा रहा हूँ, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। और अब F2 का टॉर्क क्या लिख सकते हो? F2 का टॉर्क कैसा होगा? F2 का टॉर्क तुम्हारा नेगेटिव, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा, तो ये माइनस होगा L/2। अब देखो, यहाँ से एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही L/2 है, यहाँ पे और कोई एंगल की चारा है नहीं, तो इसे तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कि दिस इज F2L/2 ठीक है। और लास्ट एक फोर्स रह गया। अब कोई बता पाएगा कि इस फोर्स का इस पॉइंट पे टॉर्क क्या होगा F3 का? क्यों बता सकते हो? हाँ, वही, मतलब ये हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हो, तो उस पॉइंट पे अगर कुछ भी फोर्स है, तो उसका टॉर्क हमेशा 0 होगा। तो हमारा नेट टॉर्क बेसिकली यही है, अगर एल कॉमन, अच्छा ये एल डिफरेंट लिया था, तो नेट टॉर्क हमारा ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये तुम्हारा ऐसे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, ऐसे नेट टॉर्क कैलकुलेट करना है। अब तुम क्या कर सकते हो पता है? कि ये जो सिस्टम है, मतलब तीन फोर्सेस थे, इसको तुम ए एज ए इक्विवेलेंट सिस्टम तुम ड्रॉ कर सकते हो। सो मतलब मैं दिखाता हूँ कैसे। ऐसा एक ये था, बॉडी था हमारा, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लिया था। तो अब F1 मतलब ये वेक्टर का सम तो मैंने नहीं किया, ये करके मान लो तुम्हारा ऐसा कुछ, ये इधर था, ये इधर था, ये इधर था, तो मान लो कि ऐसा कुछ डायरेक्शन आया तुम्हारा, नहीं ऐसा नहीं आना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए कुछ एफ नेट का डायरेक्शन। सो ये एफ नेट का डायरेक्शन है। अब यहाँ पे एक टॉर्क आ रहा था, टॉर्क आ रहा था क्या? ये वाला टॉर्क। तो ये वाला टॉर्क मैंने क्लॉकवाइज लिखा है, तो यहाँ पे तुम एक ऐसे एक टॉर्क लिख सकते हो, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज लिखा था, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे। तो इससे क्या होता है, एक जो फोर्स सिस्टम, मतलब तुम देख रहे थे कि ऐसे तीन फोर्सेस मैंने दिया था, तो मैं इसको सिर्फ एक फोर्स और एक टॉर्क को, मतलब एक फोर्स और एक टॉर्क में कन्वर्ट कर सकता हूँ एक पॉइंट पे। मतलब अगर मैं ऐसा करूँ, तो मुझे सिर्फ एक टॉर्क मिल रहा है और एक फोर्स मिल रहा है। तो I mean, when you will be given like three forces, four forces, or five forces, this might be helpful for solving, right? So this was just the basic of vector. Now I will मतलब तुम लोगों को थोड़ा सा ये दिखाता हूँ कि मतलब असल क्या करना है आज। तो सेकंड जो तुम लोगों को थोड़ा सा बोलूँगा, that is basically concept of equilibrium.
इक्विलिब्रियम, अच्छा एक बात बताता हूँ कि इक्विलिब्रियम तुम्हें हर एक सब्जेक्ट में मिल जाएगा। केमिस्ट्री में अलग इक्विलिब्रियम होता है, इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम होता है, फिजिक्स में तो होता ही है, स्टैटिस्टिक्स में होता है, मैथ मैथ्स में वैसे नहीं कह सकते, पर मतलब इक्विलिब्रियम हर सब्जेक्ट का एक एक रकम है। फिजिक्स का इक्विलिब्रियम का क्या कोई कह सकता है क्या? अरे हाँ, वो सब और सब सब्जेक्ट का छोड़ो, आज फिजिक्स का जाए, फिजिक्स का बोलो, फिजिक्स का इक्विलिब्रियम का कोई कॉन्सेप्ट दे सकता है कुछ? क्या सिरा एफ? हाँ बिल्कुल, यही यही डेफिनेशन है तुम्हारा इक्विलिब्रियम का। तो ऐसे तो हम लिख सकते हैं, दिस इज जीरो एंड दिस इज ऑल्सो जीरो। सो दीज टू आर द, वैसे जीरो एक वेक्टर होता है, जब मैथ्स में जीरो लिखोगे तो उसके ऊपर ये वेक्टर वाला साइन देना पड़ेगा। तो दिस इज बेसिकली द थिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। सो अब इसके बाद ये तुम्हारे इक्विलिब्रियम का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक बॉडी लेते हैं, बॉडी मतलब एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं ऐसे। हम्म, और कोई कलर लेते हैं, कौन सा सही रहेगा, ये वाला देखते हैं। अच्छा, अब इसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। अच्छा पहले, ये पहला चल रहा है तो थोड़ा सिंपल ही रहने दो, एल शब्द मान लो। अब दो चीजें करते हैं, लेट्स हैव सम फन विद दिस बॉडी। यहाँ पे एक रस्सी लगा देते हैं, यहाँ पे एक जॉइंट लगा देते हैं, और क्या किया जाए, अ, यहाँ पे एक लोड मतलब एक फोर्स लगा देते हैं। तो ये फोर्स जो एफ है, ये तुम्हारे लिए नोन है, मतलब मान लो कि कोई क्वेश्चन है जिसमें ए दिया हुआ है, तो अब जो जॉइंट का कॉन्सेप्ट आता है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, इस मतलब जॉइंट भी तरह तरह के होते हैं, इस जॉइंट को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? मतलब ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं तुम क्या? नहीं, लीवर तो मतलब और एक चीज होता है, मतलब ये जो जॉइंट होता है ये ऐसे, मतलब तरह तरह के रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। तो ऐसे भी कर सकते हो, मतलब ये जो बॉडी है बेसिकली ऐसे, ऐसा तो देखे ही होगे ये में। तो दीज जो, हाँ, हिंज भी, हाँ हिंज कह सकते हो तुम, पर इसका जो एकदम ऑथेंटिक नाम है, दैट इज पिन जॉइंट। सो अब पिन जॉइंट का मतलब इसका प्रॉपर्टी क्या है? मान लो कि ये एक बॉडी दिया हुआ है, ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे एक पिन जॉइंट है, यहाँ पे एक रस्सी है, और यहाँ पे कोई फोर्स तुम दे रहे हो। और मान लो कि ये एंगल भी तुम्हें दिया हुआ है, दिस इज थीटा, थीटा एंड एफ आर नोन, ओके। सो अब इसका देखो, मैकेनिक्स में सबसे जो करना जरूरी होता है वो है तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना। तो अगर मान लो कि तुम्हें, मैं मान लिया कि रस्सी में टेंशन कितना है, क्वेश्चन में पूछ लिया व्हाट इज द टेंशन इन दिस रोप, तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले जो चीज करना पड़ेगा, दैट इज टू बेसिकली ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे करोगे?
देखो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का एक ही रूल होता है, वो है कि फ्री बॉडी डायग्राम में तुम ओनली उस बॉडी को ड्रॉ करोगे। मतलब इस सिस्टम में देख रहे हो, ऐसा एक जॉइंट है, एक तुम्हारा ऐसा एक रस्सी है, कुछ भी नहीं ड्रॉ करना है। जब तुम बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो तब बेसिकली तुम्हारा जस्ट ये बॉडी ड्रॉ करना है और बॉडी के ऊपर कहाँ-कहाँ कौन-कौन से फोर्सेस है वो ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे टेंशन है, सब मानते हैं। अ, ये टी है, ये टेंशन है। यहाँ पे एक फोर्स है, दिस एंगल इज थीटा एंड थीटा इज गिवन। अब पिन जॉइंट का एक प्रॉपर्टी होता है, जब भी मतलब कोई भी पार्ट ऐसे कनेक्टेड होता है, कोई भी बॉडी का कोई भी पार्ट पिन जॉइंट से ऐसे या ऐसे कनेक्टेड होता है, तो इस पार्ट में दो फोर्सेस लगते हैं। तुम लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, याद है किसी को, कि ऐसा एक बीम था, मतलब बीम मतलब एक स्टिक टाइप का था। अम, उधर मतलब एक क्विज दिया था ये, उधर ऐसा एक पिन जॉइंट था और ऐसा एक ये था, तो इस पे ये ऐसा एक फोर्स था, तो उस फोर्स का वैल्यू एक ढूंढना था कि ताकि वो मूव कर जाए। तो काफी लोगों ने इसका आंसर मतलब एफ इक्वल टू दिया था। ये वैसे ये दोनों सरफेसेस रफ है और दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो काफी लोगों ने इनका आंसर दिया था कि 2 म्यू, मतलब 2 म्यू आंसर दिया था। इस ये का मास मीम है, एम है, और इसका मास मतलब ये मासलेस है। तो 2 म्यू आंसर के पीछे लॉजिक क्या था? लॉजिक यही था कि उन्होंने मान लिया कि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, ये जो पॉइंट दिख रहे हो, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। उन्होंने ये मान के आंसर दिया था कि जितना यहाँ पे इसका वेट है, इसका mg है, उन्होंने माना था कि जो भी ये mg है, mg पूरा का पूरा ही यही बैलेंस कर रहा है। मतलब ये वाला जो बॉल है, मतलब देयर इज a normal force here and n is basically mg. That was their approach, but that is wrong. Why? Because pin joint applies a force. If there's a pin joint like this, there will be a force in both in these directions. So मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, वाई और एक्स। तो ये पॉइंट ए था, तो इसको हम कंसिडर कर रहे हैं ए एक्स, मतलब ए एक्स इज अ फोर्स, ओके, एंड सो इज ए वाई। मतलब पिन जॉइंट का प्रॉपर्टी यही होता है कि वे दोनों डायरेक्शन पे दो फोर्स लगाते हैं और दीज टू फोर्सेस आर सेल्फ एडजस्टेबल। मतलब अब इन फोर्स का ये क्या है, मतलब लॉजिक क्या है, क्यों आता है? तो लॉजिक यही है क्योंकि देखो पिन जॉइंट मतलब क्या है, ऐसे इससे मान लो कोई बॉडी कनेक्टेड है, ये वाला ऐसे एक ही ऐसे, तो इससे अगर कोई बॉडी कनेक्टेड है तो इसको ये हिलने देगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में जाने देगा या वाई डायरेक्शन में जाने देगा, ऐसा कुछ होगा? कोई बताओ, मतलब या फिक्स रहेगा? हाँ, तो अगर फिक्स रहेगा तो मतलब ऑब्वियसली अगर तुम खींचोगे इधर से तो उधर से कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देयर देयर मस्ट बी सम फोर्स इन एक्स एंड वाई, आई मीन मान लो कि तुम ऐसे खींच रहे हो, तो पिन जॉइंट को ऐसे एक फोर्स देना ही पड़ेगा कि वो फिक्स रहे। पर रोटेट ये कर सकता है, मतलब तुम ऐसे 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 घुमा सकते हो बॉडी को, अगर कोई भी ऐसा एक कनेक्टेड है तो तुम ऐसे ऐसे घुमा सकते हो, लेकिन तुम खींच नहीं सकते, मतलब यहाँ से उखाड़ नहीं सकते उसको। तो पिन जॉइंट का इसलिए ये दो फोर्स आता है कि तुम जब खींच रहे हो तो इसको ऐसे खींचना पड़ता है, तो ये ऐसे एक फोर्स लगाता है दोनों डायरेक्शन में, एक्स और वाई। तो दैट इज बेसिकली द origin of ay and ax. These are two forces due to the pin joint. Okay, so अब हमें क्या पूछा था, टेंशन इन द रोप पूछा था। तो अभी तुम लोगों ने बोला कि इक्विलिब्रियम का दो ही लॉ है, कि ये दो ही लॉ है इक्विलिब्रियम का। अब इसका मैं डायमेंशन दे देता हूँ।
ये जो था, मान लो दोनों ही L है, दिस इज L एंड दिस इज L2। ओके, अब कोई बता सकता है कि ये जो टेंशन T है, इसे निकालने का सबसे फास्ट एंड सबसे एफिशिएंट तरीका क्या है? मतलब इन दोनों में से हम क्या करें? मतलब अगर क्या करें तो मतलब किसी का आइडिया है कि इन दोनों में से। हाँ, और एक बार बोलो। एकदम एकदम 100% सही बताया। तो यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा ये जो ए पॉइंट है, यहाँ पे टॉर्क बैलेंस करना पड़ेगा। तो तुम्हारा डायरेक्ट मतलब ये क्यों करना है? क्योंकि इस पॉइंट पे ये ऐसे दो फोर्स लग रहा है, तो इस पॉइंट पे दो फोर्स लग रहा है, तो अगर तुम इस पॉइंट पे टॉर्क लोगे तो ये दो फोर्स एकदम एलिमिनेट हो जा रहा है। ये दो फोर्स तो तुम्हारे अननोन है, तुम्हें नहीं पता कि ए वाई और एक्स क्या है। तुम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मतलब वैसे डायरेक्टली ये टेंशन ए वाई एक्स तुम्हारे बहुत सारे वेरिएबल हो जाएगा। तो सबसे इंटेलेक्चुअल काम होगा कि ए पॉइंट पे तुम टॉर्क बैलेंस कर दो, एंड दैट विल बी बेसिकली ऐसे। यहाँ पे टी है, तो टी का लाइन ये है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस एल है, और टी का ये क्या होगा, मतलब टी इज बेसिकली रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। सो तुम लिख सकते हो टॉर्क बैलेंस है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि डायरेक्ट मैं टॉर्क इक्वल टू जीरो कर रहा हूँ अबाउट ए। ओके, टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू जीरो। दिस वाज द होल पॉइंट अबाउट दिस डिस्कशन, कि कितना एफिशिएंटली तुम कर सकते हो। मतलब तुम्हें पॉइंट फाइंड करना है कहाँ पे तुम्हें मोमेंट मतलब टॉर्क जीरो करना है। यू कैन मतलब टॉर्क बैलेंस को मोमेंट बैलेंस भी कहते हैं, तुम वो भी कह सकते हो। तो मैं इस वाले प्रॉब्लम का भी मतलब तुम्हें हल देता हूँ कुछ देर बाद, ये पहले कर लेते हैं। तो टाउ ए इज इक्वल टू जीरो, सो इससे तुमको मिल जाएगा कि टी इंटू एल, दिस इज एफ कॉस थीटा। इसका ये कंपोनेंट क्या होगा? और मतलब इसका सिर्फ इस कंपोनेंट के लिए तुम्हारा ये लगेगा, तो दिस विल बी इक्वल टू ये, मतलब समझ रहे हो ना कि। एक मिनट, मुझे ये जगह थोड़ा सा ये करने दो। अरे, रबर को छोटा करते हैं। तो यहाँ पे एफ लग रहा था, अब अगर तुम एफ कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हो तो अरे, so this will be, and this will be there, this will be, this angle was theta, so this will be f sin theta, and this will be f cos theta। अब एक चीज दिख रहा है कि f cos theta के लिए कोई मोमेंट नहीं मतलब लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि ये जो यहाँ से अगर तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का लोगे, तो दिस डिस्टेंस, I mean, this force is coinciding the distance. So R effective is zero. So और टॉर्क क्या होता है? R क्रॉस F। तो अगर तुम्हारा R जीरो हो जाए तो इसका कोई मतलब फर्क ही नहीं पड़ता। तो F cos थीटा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, T इज इक्वल टू F sin थीटा, ये लेना पड़ेगा। टी एल इज इक्वल टू एफ एल इंटू साइन थीटा आएगा, जहाँ से तुम्हें यहाँ का डायरेक्ट आंसर मिल गया कि T इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ और थीटा गिवन रहेगा। देख रहे हो, मतलब जब प्रॉब्लम दिया हुआ था तब अगर मतलब किसी को ये नहीं पता होगा कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है कुछ, तो वो डायरेक्ट नहीं कर पाएगा कि टी इज इक्वल टू एफ साइन थीटा होगा। पर जब हमने फ्री बॉडी ड्रॉ किया, एफ वी डी ड्रॉ किया जब हमने, और इस पे जब मोमेंट बैलेंस किया, तब जस्ट एक लाइन पे हमारा आंसर आ गया। वैसे ही इस जो ये वाला जो था, इसके लिए क्या था? इसके लिए भी सिमिलरली पहले ये जो स्टिक है, इसे बीम कहते हैं मैकेनिक्स की भाषा में, तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
ये सेंटर ऑफ मास है, दिस इज mg। ये पॉइंट, ये फिर से तुम्हारा a मान लेते हैं, और ये हमारा डिफरेंस है, इधर y पॉजिटिव है, इधर x पॉजिटिव है, दिस इज ay एंड दिस इज ax। ठीक है, तो अब हम्म, अब और इधर एक फोर्स होगा n। क्यों हो ये n वाला फोर्स क्यों होगा? क्योंकि इधर एक बॉल है, तो ये तो तुम्हारा ट्रिवियल है कि इधर ये एक नॉर्मल फोर्स देगा। और बॉल का भी फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बनाते हैं। ये तुम्हारा बॉल था, इधर से एक फोर्स इसको दिया जा रहा था F, जिसका मिनिमम वैल्यू हमें निकालना है ताकि अम, ताकि तुम्हारा बॉल मूव कर जाए। तो दोनों सरफेस ही रफ था, इसलिए दोनों पे ही दो फ्रिक्शन लगेगा। इतना तक क्लियर है ना सभी को? एक बार थम्स अप कर दो। अरे हाँ ठीक है, चलो। तो इससे तो तुम लिख सकते हो कि बाई फोर्स बैलेंस ये कब मूव करेगा? जब एफ का वैल्यू फ्रिक्शन को जस्ट एक्सीड करेगा। टोटल फ्रिक्शन कितना है? 2f है, तो एफ इज इक्वल टू 2f हो जाएगा तुम्हारा। ये हमारा कंडीशन हो जाएगा फॉर जस्ट मूविंग द बॉल। तो इधर से हमें ये मिल गया। और अब f क्या है? इन लिमिटिंग कंडीशन दिस विल आल्सो बी इज इक्वल टू म्यू एन। सो f तुम्हारा इधर से बन गया 2 म्यू एन। अब हमें जस्ट फोर्स बैलेंस से n फाइंड करना है। अब इस सिमिलरली इस केस में क्या करोगे? और यहाँ पे एक दिया हुआ था, मतलब अगर तुम लोगों को याद होगा तो ये डिस्टेंस जो था, दिस वाज गिवन एज AL। ठीक है, और मतलब पूरा लेंथ L है, यहाँ से यहाँ तक जो पूरा लेंथ है, मतलब रॉड का पूरा लेंथ तुम्हारा L है। और जहाँ पे ये बॉल था, दिस पोर्शन लेंथ, मतलब A इज सम कांस्टेंट लेस देन 1। ठीक है, तो अब ये 2 म्यू एन हो गया, मतलब F हमें मिल गया। तो अब एफिशिएंटली उसके केस में क्या किया था? ए पॉइंट पे हमने टॉर्क बैलेंस किया था, तो इसके केस में भी हम सिमिलरली ही कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे भी ए एक्स और ए वाई अननोन है, तो इसके केस में भी डेफिनेटली हम इस पॉइंट पे ही टॉर्क बैलेंस करेंगे। तो दिस एम जी तो हमेशा सेंटर ऑफ मास पे ही लगता है, मतलब हमेशा नहीं, पर इस केस में सेंटर ऑफ मास पे ही लगेगा। तो हम लिख सकते हैं कि एम जी एल बाई टू, दिस विल बी इज इक्वल टू एन इन टू एल, दिस विल बी एन इन टू एल। ये सही है, तो एन तुम्हारा एक लाइन में जस्ट आ गया। एन इज नथिंग बट एम जी बाई टू ए, और एफ तुम्हारा क्या था? 2 म्यू एन। तो अगर इधर से डायरेक्ट लिखोगे तो 2 म्यू एन बैठा दो, एफ तुम्हारा आ गया म्यू एम जी बाई ए। जिनका भी ये वाला आंसर नहीं आया था उनको क्लियर हुआ? मतलब बहुत लोगों का इस वाले में डाउट था, बहुत लोगों ने मैंने बोला, मतलब मुझको बोला था कि ये वाला समझ नहीं आया कि कैसे हुआ। उनका ये क्लियर हुआ? मतलब किसी का भी अगर था तो डाउट, मतलब दिस इज द वे वी गेट म्यू एम जी बाई ए ओवर हेयर। तो ठीक है, ये अब मतलब इतना तक हुआ। तो अभी कितना बजे है? ठीक है, अभी अभी तक आधे घंटे का टाइम बचा हुआ है। तो चलो और थोड़ा सा, अब थोड़ा सा फ्रिक्शन का मतलब टू इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर है ना? ये दो सेटिस्फाई होना चाहिए। अब इसको अगर ब्रेक करोगे तो, वैसे देखो 3D में भी ये सब होता है। मैं तुम्हें जो दिखा दिखा रहा हूँ ये तो सर 2D का एग्जाम्पल है। मैं तुमको 3D का एग्जाम्पल भी दिखा सकता हूँ, पर मैं अभी नहीं दिखाऊंगा कि, क्योंकि 3D का प्रॉब्लम मतलब एक वर्ड में बोलूँ तो बहुत लेंदी होता है। वो जेई एडवांस में भी शायद ना दे। और अगर मतलब बेसिकली अगर देता है तो तुम्हें उसमें आई कैप, जे कैप, के कैप,
मतलब एकदम प्योरली वेक्टर में करना पड़ेगा, पर शायद जेईई एडवांस में उतना लेवल तक नहीं जाएगा। तो सो ओके, अब थोड़ा सा इसके बारे में मतलब आशा करता हूँ कि इक्विलिब्रियम सबका क्लियर है। फ्रिक्शन में दो ब्लॉक सिस्टम वाला, हाँ भाई वही बताऊंगा अभी। तो अभी थोड़ा सा इक्विलिब्रियम से आते हैं। तो इक्विलिब्रियम वाज बेसिकली, मतलब यहाँ पे हमने जो किया वो था हमारा बेसिकली मोमेंट बैलेंस, मतलब टॉर्क को ही फोर्स का मोमेंट कहते हैं। जब तुम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ोगे तो हम टाउ लिख रहे हैं, इसे कैपिटल एम लिखा जाता है। तो एनीवे कुछ भी तुम लोग लिख सकते हो। एंड फोर्स बैलेंस, अभी अभी तक हमने ये किया। अभी आते हैं मतलब प्योर फ्रिक्शन में। तो देखो, ये तो सभी को पता है कि फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। तो मतलब मैकेनिक्स में फ्रिक्शन, अगर मैं सच में बोलूँ तो अगर मतलब लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रोटेशनल मोशन में आता है, ये मैं डिनाई नहीं करूँगा। पर असल में अगर तुम्हें फ्रिक्शन ठीक ठाक समझ में आ गया, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है, प्योर रोलिंग क्या है, स्लिपिंग क्या है, मतलब वैसे रोलिंग और स्लीपिंग और टिपिंग वैसे बहुत ब्लैह ब्लैह होता है, तो सब कुछ फ्रिक्शन के अंदर ही होता है। जो स्लिपिंग या स्लाइडिंग तुम पढ़ते हो ना, वो असल में रोटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो असल में फ्रिक्शन से ही जनरेट होता है। तो जेईई एडवांस 2023 का एक क्वेश्चन था वैसा ही कि मतलब एक पेपर टू का क्वेश्चन था मल्टीपल करेक्ट टाइप का, कि चारों ऑप्शन का करेक्ट था। तो वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था कि फ्रिक्शन नहीं होगा तो रोल नहीं कर सकता, ऐसा कुछ था। तो फ्रिक्शन का एकदम डीप कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो वो तुम नहीं कर सकते थे। पर तो फ्रिक्शन, ये याद रखना कि फ्रिक्शन विल ऑलवेज ऑपोज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मान लो कि बॉडी का टेंडेंसी है इधर जाने के लिए, तो फ्रिक्शन विल ऑलवेज वर्क इन दिस साइड। if the body wants to go this side, friction will always be in this side। और एक बहुत बड़ा मिस्टेक लोग फ्रिक्शन में करते हैं कि फ्रिक्शन का वैल्यू लिखते ही लिख दो F is equal to mu n। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू। मतलब ये क्यों क्यों नहीं करना है, कोई बता सकता है? F इक्वल टू म्यू एन क्यों नहीं लिखना है? स्टैटिक फ्रिक्शन तो ठीक है, पर क्या क्या और एक बार बताओ। हाँ हाँ, वो तो है, पर मान लो कि बॉडी रुका हुआ है या मान, हाँ तो हाँ, यही मेरा पॉइंट था कि जो F इक्वल टू म्यू एन मैंने लिखा है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो मतलब ऐसा कोई ये नहीं है कि F मतलब म्यू एन अमाउंट ही फ्रिक्शन एक्ट होगा। अगर तुम्हारा मान लो कि ये जो फोर्स है, इफ दिस इज इफ F इज लेस देन म्यू एन, इन दैट केस फ्रिक्शन विल नॉट बी इज इक्वल टू म्यू एन। ये बात सभी को क्लियर है? अगर जो अप्लाइड फोर्स है ये अगर म्यू एन से कम है तो फ्रिक्शन म्यू एन नहीं होगा, फ्रिक्शन म्यू एन से कम होगा। इस केस में क्या होगा? फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। जब जब ये अप्लाइड फोर्स ये लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, तब एफ म्यू एन ऐड होगा, मतलब एक्ट करेगा। तो पहले ही ये नहीं करना है कि ये जहां पे भी एफ देखो ये म्यू एन मान लो। तो इस मिस्टेक से बचना। तो वैसे ही अब थोड़ा सा फ्रिक्शन के ये सब मतलब
फ्रिक्शन के डायरेक्शन पे बात करते हैं और वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे जो 2 ब्लॉक वाला दिया था, किसी का शायद बना नहीं। मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे उसका। ऐसा था। This weight was W. We had a weight there. Here we had a weight of W1. This weight was W2, and we had another pulley here. So इस प्रॉब्लम में मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ तुमको। और हाँ, ये बोल दिया था कि सारे सरफेसेस रफ है और सबका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। मतलब ये म्यू है, ये म्यू है। वैसे इस केस में हमें पुली का भी ये फ्रिक्शन भी म्यू लेना होता है, लेकिन उस पे मैं बाद में आता हूँ। मतलब अभी पुली को स्मूथ मान लेते हैं इस केस में। तो अभी देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है। पहले इस W1 जो ब्लॉक है इसका एफबीडी बनाते हैं, W1। और तुम्हें एक कंडीशन क्या दिया था कि ये वाला मेंशन था, W2 इज इक्वल टू NW1। तो पहले W1 का एफबीडी बनाते हैं। तो यहाँ पे एक टेंशन होगा इस वाले पुली का, और इधर जो होगा ये वाला इस W वेट के इक्वल होगा। मतलब ये वाला नीचे जा रहा है W से, तो ये भी W ही होगा। सो दिस विल बी W, एंड नाउ देयर विल बी फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, मान लो कि मतलब ये वाला तो नीचे ही जाएगा फ्रिक्शन, तो हम मान लेंगे कि फ्रिक्शन इस केस में इस साइड हो रहा है। ठीक है, मैं F लिख रहा हूँ, म्यू एन मत लिखना अभी भी। म्यू एन तुम्हें F इक्वल टू म्यू एन ए एकदम लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये W1 का तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब W2 का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये W2 है, इधर T था टेंशन, और इधर अब W2 में कितने फ्रिक्शन लगेगा ये कोई बोल सकता है, और दो का डायरेक्शन क्या होगा। तो अब हाँ, वो तो ठीक है, वो मतलब मानता हूँ मैं, पर कौन सा फ्रिक्शन, मतलब ऐसे ऐसे होगा या फिर ऐसे ऐसे होगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। सही है, सही बताया। ये ये वाला F1 मान लेते हैं, तो दिस विल बी F1, एंड ये वाला भी इस साइड पे ही होगा। क्यों, मतलब अच्छा ये क्यों इस साइड में नहीं हो, ये कोई बता सकता है। मतलब इस साइड में होता तो मतलब लेते तो क्या प्रॉब्लम आ जाता। हाँ बिल्कुल, मतलब ये एकदम फ्रिक्शन का पहले का कॉन्सेप्ट एकदम आ जा रहा है कि फ्रिक्शन विल ऑलवेज अपोज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। सो इधर फोर्स टी है, तो दोनों ही फ्रिक्शन इसको इधर खींचेगा ताकि ये इधर ना जा पाए। ठीक है, अब ये ऐसे खींचेगा कि F1 प्लस F2,
दिस शुड बी इक्वल टू टी, और इस केस में W मतलब ये मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख रहा हूँ W2 के लिए, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है, ये इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमें क्वेश्चन में मांगा था कि ये वाला W ये मिनिमम कितना हो सकता है कि ताकि ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो, मतलब हमें इतना बोलना है कि ये मैक्सिमम कितना होने तक ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। टू क्वेश्चंस आर सेम, सो हम इसके लिए ये लिख सकते हैं, और इसके लिए पहले वाले ब्लॉक के लिए हम ये लिख सकते हैं t प्लस F1 इज इक्वल टू W। ओके, सो अब t को हम ये ऐसे लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू W माइनस F1, ठीक है। अब इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा कि F1 प्लस F2 इक्वल टू t था, और t इज इक्वल टू ये था। मतलब मैं जस्ट फोर्स इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसको समझो कि इक्विलिब्रियम पे सम ऑफ f इक्वल टू 0 होता है, यही मैं लिख रहा हूँ और कुछ नहीं है इसमें। तो अब इस F1 को इधर लाओगे तो 2F1 प्लस F2, दिस विल बी इज इक्वल टू W। सो अब F1 और F2 क्या है? F1 तुम्हारा बेसिकली कितना है? F1 इज म्यू इनटू W1, और F2 कितना है? F2 इज बेसिकली, अरे एक मिनट, मेरा पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, अब सही। म्यू इंटू W1 प्लस W2। अब W1 बोला है कि दिस इज इक्वल टू n, मतलब n इंटू ये है n प्लस 1, मतलब मैं W2 को W1 के टर्म्स में लिख रहा हूँ, तो ये है। अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अगर इसको, एक मिनट, मेरा क्या n प्लस थ्री, अच्छा n+3 तो नहीं आना चाहिए। हम्म, इससे, हाँ इससे तुम्हारा n+3 आ रहा है, पर आंसर आना चाहिए n+2। कहीं पर फोर्थ इक्वेशन में कोई गलती है क्या? t प्लस F1 इज इक्वल टू W सही है, और t इज इक्वल टू सही है, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू t। अच्छा, ये वाला पार्ट जो पहला वाला लिखा था, ये क्या सही लिखा था? सो बेसिकली तुम्हारा यहाँ से जो आएगा, ये बेसिकली देखो, अच्छा कोई बोल सकता है मेरा फोर्थ इक्वेशन में कोई गलती हो रहा है क्या? मतलब n+2 आएगा या n+3 से ही आ रहा है? क्या हो गया भाई, कोई तो बोल दो। हम्म, क्या मतलब ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम क्या लिया था पता है? F2 का डायरेक्शन, अच्छा अगर देखते हैं वो वाला भी केस हम कंसिडर करते हैं
क्योंकि मुझे जितना याद है इसका n+2 ही आना चाहिए। अब F2 का डायरेक्शन अगर हम ऑपोजिट लेंगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, T प्लस F2 इज इक्वल टू, उस केस में भी देखते हैं, ये वाला हो गया हमारा। अच्छा, दोनों केस ही हम रखते हैं कि फ्रिक्शन का दो डायरेक्शन लेकर दो केस ही हम डिस्कस करते हैं। ये हो गया केस 1। अब देखते हैं केस 2। केस 2, ओके। सो इस केस में जो W2 है, मतलब नीचे वाला ब्लॉक, कुणाल ने जैसे बोला, इसका हम F2 का डायरेक्शन इस साइड लेते हैं। दिस इज T प्लस F2, दिस इज F1। ओके, तो अगर इसका तुम फोर्स इक्वेशन लिखोगे तो इस केस में आएगा F1 माइनस F2 इज इक्वल टू T। और देखो F1 तो इस साइड होना ही है, मतलब F1 अगर इसमें इस साइड लग रहा है तो इसमें इस साइड लगना ही पड़ेगा। तो इसमें ऐसे लिखते हैं तो F1 माइनस F2 आएगा। तो उसके बाद F1 को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू W1, और दिस इज नहीं, पहले T को रिप्लेस करते हैं, क्या कर रहा हूँ। तो T इज दिस, और सर T इससे क्या मिला था, ये ऊपर वाला सही है, मतलब कॉन्फ्यूजन हमारा W2 में ही है। तो ऊपर वाला अगर सही है तो मतलब T प्लस F1 इक्वल टू W, ये तो होना ही होना है। फिर एक बार चेक कर लेते हैं, W इधर है, हाँ ये सही है। तो T प्लस F1 इक्वल टू W इधर से मिल रहा है, T इज इक्वल टू W माइनस F1। W माइनस F1 अगर तुम लिखोगे तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू W माइनस F1। F1 अगर इधर जाएगा तो 2F1 माइनस F2 इज इक्वल टू W। हाँ, यहाँ पे फ्रिक्शन का कोई डायरेक्शन का, क्योंकि इससे भी मुझे दिख रहा है कि मतलब इससे n+2 नहीं आएगा। हाँ, मतलब F2 इधर इधर तो नहीं हो सकता, पर F2 अगर इधर ले रहे हैं तो n+3 आ रहा है क्या, और एक बार बताओ। F1 का डायरेक्शन क्या इधर ले क्या, मतलब F1 का डायरेक्शन लेते हैं, एक बार F1 का डायरेक्शन अस्यूम करते हैं दिस साइड है। मतलब फ्रिक्शन में क्या प्रॉब्लम आता है, अब सब समझ आ रहा है सबको कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन इज व्हाट दैट मैटर्स। तो मतलब ये बहुत मतलब, हाँ हाँ बोलो। फ्रिक्शन क्या, टेंशन की तरफ क्यों? हम्म। ओ हाँ हाँ, F1 तो सही कहा, F1 तो इधर नहीं हो सकता। F1 मतलब जब मैक्सिमम वैल्यू तुम फाइंड करोगे F1 तो इधर हो। कौन सा मतलब, देखो आंसर n+2। हाँ बोलो। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, मेरा n मतलब बाई सम मीन्स इट इज कमिंग आउट टू बी n+3। तो मतलब इस, हाँ तो नहीं, F2 तुम्हारा ये है ना, F2 तो म्यू, मतलब म्यू इंटू W1 प्लस W2, ये टोटल वेट लेना पड़ेगा। हाँ अगर, अच्छा तुमने अगर किया था तो एक बार ये करके दिखा सकते हो, मतलब वीडियो ऑन करके या स्क्रीनशॉट स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो। मतलब देखो n+3 हमारा, ये तुम लोगों को बताया था कि ये हमारा एक ही क्वेश्चन था एंड सेम का, तो
इसमें n+3 कुछ लोगों का आया था, एक या दो में, मुझे इतना याद है मेरा n+2 ही आया था। तो फिर भी अगर मतलब दिखाओ तो मतलब किस डायरेक्शन में था यही मुझे एक बार देखना था। मैंने n+2 ही किया था, पर अभी मेरे n+3 आ रहा है, पता नहीं क्यों। अगर टेंशन इस पे होगा तो इस वाले F2 के और F1 के डायरेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। T+F1, अच्छा F1 को इधर और F, अच्छा हाँ ये भी तो हो सकता है। हाँ ये भी बिल्कुल, हाँ दिस इज ऑल्सो वैलिड। इधर F1 है, तो ऐसा तो कोई मतलब किसी ने कहा नहीं कि F1 इधर ही लगना पड़ेगा। F1 अगर इधर हो जाए, दिस इज F1, तो F2 would be this side and F1 plus T will be F1 plus T, मतलब this will be minus in that case, so और T plus F1 equal to W, so F2 is equal to W आ जाएगा। तो F2 क्या है तुम्हारा, ऐसे तो n+1 आ जाएगा। ये वाला भी केस नहीं होगा। इस साइड ना, हम्म, तो वही कंफ्यूजन है मतलब। तुमने ये वाला सॉल्व किया था? हाँ वही मतलब n+3 आया था या n+2, यही मेरा डाउट है अभी अभी के लिए। हाँ वही मतलब अभी n+3 क्यों आ रहा है, यही मतलब फोर्थ इक्वेशन में तो हमने कोई गलती नहीं की, तो F1 प्लस F2 भी इधर ही होगा, F2 क्यों उधर हो मतलब होगा, तो F2 मस्ट बी दिस साइड, नहीं तो ये कभी भी नहीं हो पाएगा। और अगर F2 ये साइड है तो दिस इज F1 प्लस F2 इक्वल टू T, दैट इज ओके। आफ्टर दैट, और F1 प्लस F2 क्या होगा, F1 तुम्हारा ये है तो F1 प्लस F2 तो ऐसा आ रहा है। F1 प्लस, ये क्या हो गया, F1 प्लस F2 ऐसा आ रहा है, तो मतलब F1 प्लस F2 ही होना चाहिए आंसर इसका। क्या n+2? हाँ एक बार दिखा सकते हो मतलब स्क्रीन शेयर करके या वीडियो ऑन करके? हाँ फिर वही तो मेरा दिक्कत है ना कि तुम्हारा n+2 क्यों आ रहा है और मेरा भी n+3 क्यों आ रहा है। मेरे एग्जाम में भी मेरा यही एफबीटी था, मुझे इतना याद है, मेरा n+2 ही आया था इससे। हाँ, हम्म, अच्छा तो उससे तुम्हारा n+3 आ रहा है। अच्छा, मतलब ऐसे ही ऐसे ही कंफ्यूजिंग होता है फ्रिक्शन क्या चीज़ है। तो खैर जो भी हो, तो इसको, तो ये यही केस सही होगा तुम्हारा। तो इससे हम डायरेक्ट लिखते हैं कि नहीं, n+3 ऑप्शन में नहीं था, क्योंकि मतलब मेरा जाना पहचाना सभी का n+2 ही आया था, मेरा भी खुद का भी n+2 ही आया था, पता नहीं कैसे आया था। और मुझे ये भी पता नहीं कि मतलब उसका सही आंसर क्या है अभी तक। मेरा अभी तो n+3 आ रहा है। हाँ,
अच्छा, को ग्रुप का नंबर बता सकते हैं मुझे, मतलब LG GR उसके बाद कितना था? 145, मतलब फिफ्थ वाले ग्रुप में। देखता हूँ। हाँ हाँ हाँ, एक एक ने, मुझे याद है एक ने सॉल्यूशन भेजा था, वही देखता हूँ अभी। अच्छा, एक मिनट रुको जाओ। हाँ, ये तो सही है। कितने दिन पहले से ये रहा। तो फॉर्मस W2 T1 इज इक्वल टू डब अच्छा, तो W इज इक्वल टू T2। नहीं नहीं है, ये क्या लिखा? अच्छा, T1 और T2 अलग किया है। ये हो सकता है क्या? T1 और T2। एक मिनट मुझे यार। हाँ हाँ, वही है मतलब। अब मैं जरा तुम्हारा सॉल्यूशन ही रीड कर रहा था अभी। फॉर्मस W2। अच्छा, इसके लिए फोर्थ इक्वेशन लिखा है, W2 का फोर्थ इक्वेशन T इज इक्वल टू W इंटू N+1। ठीक है, ये सही है अभी तक। और W1 इज इक्वल टू T2। T2 इज इक्वल टू, नहीं, T1 तो सही लग रहा है मुझे, क्योंकि if1 plus f इज इक्वल टू T होगा, तो अब if1 plus f2 करोगे तो वो N+1 इंटू म्यू W1 ही आएगा। तो वो तो मुझे सही लग रहा है। पर मुझे जो गलत लग रहा है वो है तुम्हारा ये वाला। वो W इज इक्वल टू T2, वो वाला क्या लिखा है, थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करोगे, मतलब वो कैसे आया? हम्म। नहीं नहीं, जी जी मत कहो, मतलब W सिर्फ वेट है। तो जो WG मतलब ये वाला रस्सी ना, तो दिस इज W। अच्छा अच्छा, हाँ समझ आया, ठीक है। तो ये T2 है, ठीक है। अब T2 इज इक्वल टू T1। अच्छा, T1 प्लस म्यू W1। डब मतलब W इज इक्वल टू W इज इक्वल टू T प्लस, इसका इक्वेशन चल रहा है पूरा इस ब्लॉक का। तो T1 प्लस म्यू W1 सही है। हाँ, ये भी तो सही हुआ। तो W इज इक्वल टू T1 प्लस म्यू W1। इधर से एक मिनट लिखता हूँ। W इज इक्वल टू T1 प्लस म्यू W1, मतलब T प्लस म्यू W1। सही है। अभी क्या बोला है? अच्छा, ये दोनों ही इक्वेशन ही तो तुम्हारा सही लग रहा है। अब T बोला है, T1 इज इक्वल टू, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। मेरा ही गलती है, N+2 ही आएगा। ये सही है, मतलब मैं थोड़ा सा किसी तरह से थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा था। तो मतलब देखो, इसने जो किया है ये सब, पहले तो ये करते हैं, ये सब पहले मिटाते हैं। हम्म। अच्छा, एक और मिनट, F1 प्लस T1 प्लस म्यू W1, ये तो सही है। W इज इक्वल टू T1 प्लस म्यू W1, ये सही है, लेकिन और T1 इज इक्वल टू, मतलब T इज इक्वल टू F1 प्लस F2। अच्छा, पर F1 F2 में मुझे थोड़ा सा परेशानी लग रहा है। म्यू W1 प्लस म्यू W2, अगर इसे ऐड करोगे तो, अब W1 है तुम्हारा N, नहीं, अच्छा, इधर ही है। N+3 ही आंसर आना चाहिए। ये ऐसा होगा। अच्छा।
अच्छा, अब मुझे समझ आया। समझ आ रहा है सभी को अभी? मतलब गलती कहाँ हो रहा था? दिस इज F1 plus F2 is not equal to mu W1 plus mu W2. दिस इज, देखो यहाँ पे नॉर्मल तो W1 ही होगा, मतलब ये नॉर्मल तो W1 है, पर इधर जो नॉर्मल होगा ये तो W2 नहीं होगा, ये W2 नहीं है, ये तुम्हारा W1 प्लस W2 होगा। यही गलती हमारा हो रहा था। नहीं, ऑप्शन में नहीं था, तो मतलब ऑप्शन मैंने गलत दिया था उसका मतलब, और मतलब वैसे गलती भी कर ली थी, किसी का N+3 आ रहा था वैसे। ठीक है, वही होता है, मतलब हमेशा मैं करेक्ट हूँगा ऐसे तो कोई बात नहीं है, तो जो भी हो, तो इसे अगर N लिखोगे। ये वही होता रहता है, तो ये करोगे तो T इज इक्वल टू ऐसा आ जाएगा, तो इससे तुम्हारा W इज इक्वल टू यही आता है, N+3 म्यू W1। ठीक है, सभी को क्लियर है अभी? मतलब यही यही तुम्हारा बेसिकली प्रॉब्लम है फ्रिक्शन के डायरेक्शन में, ये केस 1 केस 2 सब मिटाते हैं, एक ही केस है। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर भी एक बार लिख देते हैं कि ये N+2 नहीं है। तो क्या W मांगा था, तो N+3 म्यू W1, यही आंसर है। अब फ्रिक्शन के डायरेक्शन पे एक और करते हैं, उसके बाद फ्रिक्शन से एस्केप करेंगे थोड़ा, वैसे आज तो मतलब डायनामिक्स। हाँ बोलो। नहीं, दोनों ब्लॉक को एक साथ सिस्टम तुम नहीं मान पाओगे, क्योंकि बोल रहा है कि देखो तुम्हें मांगा है W का वैल्यू जिससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो, मतलब मिनिमम वैल्यू, तो मतलब दैट इज बेसिकली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ W जिससे इक्विलिब्रियम बना रहे। तो अगर तुम मतलब ऐसे करोगे तो यही सेंस बनता है ना कि दोनों का अलग अलग से फ्री बॉडी डायग्राम तुम बनाओ, तो इधर से तुम्हारा F1 और W ऐसे होगा, और इधर से एक ये नॉर्मल है तो इधर एक mg लगेगा। तो वो सब छोड़ो, मतलब हमें ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स हमारा ये है, तो इधर से एक इक्वेशन तुम्हारा आ रहा है कि T प्लस एफ वन इक्वल टू डब्ल्यू, और इधर से T इज इक्वल टू F1 प्लस F2। अब हम जो गलती कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि ये वाला पार्ट, ये हम म्यू इंटू W2 कर दे रहे थे, पर ये है म्यू इंटू W1 प्लस W2। तो T इज इक्वल टू तुम्हारा मतलब ये वाला रस्सी का जो टेंशन है, ये वाला जो टेंशन है, ये तुम्हारा N+2 इंटू म्यू W आएगा। तो जब ये वाला रस्सी का टेंशन आ गया, तो यहाँ पे और एक फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा, इस सरफेस पे लगेगा, तो इसलिए ये और एक मतलब 1 ऐड हो रहा है, मतलब W इज इक्वल टू ये था, इस इक्वेशन से तुम्हारा N+2 प्लस 1 हो रहा है। दैट इज बेसिकली द लॉजिक। तो मतलब इतना भी मतलब ये देखने में। हाँ बोलो। सिस्टम वन के तुम कर सकते हो, पर मतलब सिस्टम वन के हर एक प्रॉब्लम। नहीं, ये भी लेंदी थोड़ी है भाई, इतना ही कि इतना ही वर्क था, तो वो नहीं है, पर सिस्टम वन के देखो, सिस्टम वन के मतलब मैं तो करने की ये नहीं है, हैबिट नहीं है मुझे, मैं मतलब फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग ब्लॉक्स के बना लेता हूँ, उससे करता हूँ तो। हाँ, अरे N+2 का गलती मैं बताता हूँ कि ये हो रहा था, T इज इक्वल टू ये म्यू इंटू W1 प्लस म्यू इंटू डब्ल्यू, तब N+2 तो नहीं आना। तो देखो तब T इज इक्वल टू N+2 इंटू म्यू W1 आएगा, पर हमें मांगा है ये W मांगा है हमें, ये W मांगा है, तो ये T है, ये W है,
तो ये टी और इधर एक फ्रिक्शन है, तो इधर से तुम तो ये लिख सकते हो कि टी प्लस म्यू डब्ल्यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो म्यू डब्ल्यू मतलब टी पे अगर तुम ये बैठा दोगे तो फिर तुम्हारा एन प्लस थ्री आ रहा है। मैं तुम्हें ये नोट भेज दूंगा, तो एक सॉल्यू मतलब थोड़ा सा ये रीड करना तो शायद समझ में आ जाएगा, ये उतना भी तो नहीं हो रहा है दिक्कत। तो खैर अभी इसको, हाँ बोलो। देखो सिस्टम मान के मतलब, सिस्टम मतलब वो बोल रहा है कि सिस्टम मान के वो उसने एग्जैक्टली कैसे किया है ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे जितना लगा कि वो, हाँ बोलो। हाँ मैं मुझे वो समझ में आया, मुझे वो समझ में आ चुका है, पर कि तुम इन दोनों को एक ही मान रहे हो। तो हाँ, तो अब उसका उसका कुछ अलग इक्वेशन आएगा, मतलब तुम्हारा पर चीज चीज है कि इन दोनों के बीच में भी तो फ्रिक्शन आएगा ना, तो इसलिए मैंने दोनों का सिस्टम नहीं लिया था, क्योंकि हेयर वी हैव फ्रिक्शन हेयर, मतलब इधर एक फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन को तुम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हाँ कैंसिल, हाँ वो भी हो रहा है वैसे, पर क्या 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 कैसे निकलेगा बोल रहे हो? हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट बोला कि देखो अगर मतलब मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है ना, तो फिर तो ये सिस्टम और नहीं रह रहा कि एकदम ऐसा केस चल रहा है कि ये दो मूव करने लग रहे हैं, तो शायद तुम सिस्टम ले लेके नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेंशन तुम नहीं निकल पाओगे। किससे किसके पहले? ले सकते हो, लेकिन पर तुम्हारा तो इस टेंशन, हाँ ये टेंशन का तो कोई तुम्हें एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा ना उससे, मतलब अगर तुम एक ही, ये ये टी तुम्हारा अननोन रह जाएगा अगर तुम सिस्टम लेते हो, तो ये टी शायद नहीं निकलेगा, मुझे जितना लग रहा है, या निकलेगा भी तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। नहीं नहीं भाई, रिड्यूस मास पे मत जाओ भाई, रिड्यूस मास पे मत जाओ अभी। ये मतलब रिड्यूस मास तभी लगाना है जब और कोई चारा ना हो, और हाँ एक चीज है, रिड्यूस मास तुम्हारा डायनामिक्स के प्रॉब्लम में लगाना है, ये तुम्हारा स्टैटिक्स और डायनामिक्स पता है ना, कि स्टैटिक्स मतलब मूवमेंट अभी तक नहीं हो रहा है, और हाँ डायनामिक्स मतलब कि मूवमेंट चल रहा है। तो रिड्यूस मास मेनली तुम्हारा डायनामिक्स के प्रॉब्लम्स में यूज होता है। तो यहाँ पे डायनामिक्स मतलब यहाँ पे रिड्यूस मास का यूज करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट से हो जा रहा है। तो इससे ये आंसर आ रहा है, छोड़ो इसे, छोड़ो इसको, और कोई किसी को कुछ अप्रोच आया तो मतलब मुझे बताना, ये पे बताना या और कोई सेशन में बताना। और एक जस्ट ये बताते हैं, और इसको 12:17 बजे है, मतलब 12:30 तक करेंगे। तो अब एक स्लोप लेते हैं, इंक्लाइन, यहाँ पे एक बॉल लेते हैं, ठीक है। और रोलिंग वाला मतलब ये जस्ट मैं तुम्हें डायरेक्शन समझा रहा हूँ, ये मतलब वैसा है कि मान लो ऐसा है कि यहाँ पे एफ है, अब ये जो ऐसा पॉइंट है, इस पे तुम्हारा फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, बता सकते हो? मतलब मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूँ, ऐसे होगा या ऐसे होगा, वन या टू बताओ। सही है, क्यू वन हो। हाँ बोलो। न- नहीं मोश जस्ट इक्विलिब्रियम में है, पर मतलब जस्ट इक्विलिब्रियम में है, कोई अभी तक कोई मोशन नहीं है, पर नहीं नहीं स्फीयर नहीं, तुम्हारा सिलेंडर है, सिलेंडर टाइप का है। स्फीयर स्फीयर होगा तो मैं ऐसे कैसे करूंगा? हाँ डिस्क भी मान सकते हो, मतलब
हाँ, क्यों अब देखो ये 1 होगा, ये मतलब आना सभी को बहुत ज़रूरी होता है कि इधर क्यों। हाँ, तो हाँ, मतलब नहीं, फ़ोर्स के य ये थोड़ा-सा गलत कह दिया कि फ़ोर्स के डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, पर जो चीज़ हो रहा है कि जब इधर से हम फ्रिक्शन ले लेंगे, तब इसका हाँ, 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 एग्ज़ैक्टली सो मतलब इसका एक मोमेंट आ जाएगा, ऐसे एक रोटेट हो जाएगा। तो मतलब दिस सी मतलब सीम्स लाइक कि फ्रिक्शन ऐसे ही होना चाहिए, पर इस केस में ऐसे नहीं होता है। तो इस केस में मतलब हमारे ऐसे ही फ्रिक्शन होता है। तो ये और एक कॉन्सेप्ट था, अगर ये ऐसे था, पर फिर भी इसमें ऐसे होन मतलब देख के लग रहा है कि ऐसे ही होना चाहिए, पर ये नहीं होगा। इधर होगा तुम्हारा फ्रिक्शन। फोर्स ये मान लो सेंटर है, ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ भी डिस्टेंस होगा, कुछ भी मतलब ये ये पूरा रेडियस r है मान लो, तो ये r से कम कोई भी डिस्टेंस है, तो ऐसा है, मतलब ऐसा ही। क्या किस पे क्या बोल रहे हो? क्यों जीरो होगा? मतलब तुम्हें इक्विलिब्रियम में क्या चाहिए, नेट टॉर्क जीरो चाहिए ना। तो अगर नेट टॉर्क अगर r बाई टू पे एफ लग रहा है, तो इसका मोमेंट एफ r बाई टू हुआ, तो फ्रिक्शन का मोमेंट एक टाउ आएगा। मतलब मान लो ये प्योर रोलिंग, अभी मैं प्योर रोलिंग की बात नहीं कर रहा, मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ। फ्रिक्शन है और इक्विलिब्रियम में है। तो अगर अगर ये एफ आर बाई टू होगा, तो फ्रिक्शन ऐसे आर डायरेक्शन पे लग रहा है, फ्रिक्शन मस्ट बी एट आर डायरेक्शन, एफ आर बाई टू। तो हाँ हाँ हाँ, एफ इज इक्वल टू एफ बाई टू आएगा, मतलब जीरो ने हाँ। जब रोलिंग के केस में चले जाएंगे तब तो मतलब तो वो रोटेशनल मोशन टाइप का हो गया, पर ये मतलब मतलब ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा। तो ठीक है, तो मैं मतलब अरे नहीं भाई, कोई भी डायरेक्शन में क्यों ले पाओगे ऐसे, ये तो गलत है ना, ये तो नहीं ले पाओगे। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है कि फ्रिक्शन में अगर तुम ऐसे लोगे तो ये मतलब तुम्हें गारंटी नहीं है कि ये नेगेटिव आ जाए, कि मतलब ऐसा हो सकता है कि तुम सॉल्व कर रहे हो, ये फ्रिक्शन का एक बहुत बड़ा तुम्हारा मतलब ड्रॉबैक बोल सकते हो कि तुम मतलब अगर तुम ऐसे लेकर सॉल्व कर रहे हो कि देख रहे हो कि फोर्थ इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो रहा है, ये लगभग होता रहता है, तो फ्रिक्शन का नेगेटिव आना चाहिए, ये मैं मानता हूँ, पर ऐसा होता है कि मतलब बीच में अटक जाओ, कि ऐसे ऐसे लो और बीच में अटक जाओ, और मतलब प्रोसीड नहीं हो रहा तुमसे। तो हाँ बोलो। हाँ हाँ, ब्लॉक के लिए तो ऑफ कोर्स तो सही है, क्योंकि उसपे तो मतलब ऐसे ये का रोटेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है। और हाँ, ये बिल्कुल टॉर्क की वजह से है, और तुम एक बार ब्लॉक के केस में सोचो भी कि कोई अगर मतलब उठा रहा है तो फ्रिक्शन भी ये वैसे उठा देगा, तो पूरा फिजिक्स ये हो गया, मतलब एक भूत टाइप का हो गया, कोई उठा रहा है, किसी ने ठे कर दिया, पुश लगा दिया। तो ये तो नहीं होता ना, तो ब्लॉक के लिए ऑफ कोर्स उस साइड होगा, मतलब मैंने जो अभी ड्रॉ किया है। पर इसके लिए जो सिलेंडर है, तो इसके लिए शायद स्पीयर के लिए भी इस साइड ही आएगा, कि मतलब ऊपर की तरह। हाँ, तो मतलब ये कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट करने के लिए किया था कि अब देखो यहाँ से तुम्हें बोल दे सकता है कि ऐसा है तो एफ का वैल्यू ढूंढो, आर का वैल्यू ढूंढो, म्यू अगर इतना है तो ये करो वो करो, मतलब इस जैसे प्रॉब्लम दे सकता है कि ऐसे मतलब ये वो करो, ढूंढने को दे सकता है, पर तुम्हारा कॉन्सेप्ट ये बेसिकली ये है कि इधर का जो फ्रिक्शन है, ये तुम्हारा इस साइड लेना पड़ेगा, ऊपर की तरह। अगर तुम इस साइड लेके करोगे तो तुम्हारा सारा कुछ निकल जाएगा। यही मैं बेसिकली बताना चाहता ही था इससे। तो अभी फ्रिक्शन तो लगभग हमारा हो गया, और मतलब अब तुम लोगों को आता होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा जरूर। ये वाला अच्छे से थोड़ा देख लेना कि ये कैसे हो रहा था, और बाकी
देखो आज हम डायनामिक्स का तो कुछ नहीं कर पाए, मतलब डायनामिक्स मतलब सर्कुलर मोशन बोलो, काइनेमेटिक्स बोलो, उतना सब तो उतना कुछ नहीं कर पाए, वर्क पावर एनर्जी भी नहीं कर पाए उतना। पर फिर भी मतलब और थोड़ा सा, हाँ, एक चीज जस्ट मैं बता देता हूँ, 12:30 के पहले खत्म करेंगे, जो है कि थोड़ा सा, अच्छा स्ट्रेस टेंस मैंने पढ़ा है ना, स्ट्रेस टेंस। हाँ तो वही मतलब उसका कुछ, ये मैं तुम्हें, हाँ हाँ हाँ, तो उसका मतलब देखो हमें 11th में जो सिखाया जाता है एकदम मतलब बेसिक स्टेशन होता है, तो मतलब तुम्हें इतना ही पता होगा कि सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए, और स्ट्रेन इज इक्वल टू तुम्हारा डेल्टा एल बाई एल, इतना ही पता होगा। और ये पता होगा कि तुम्हारा ये होता है सिग्मा इज इक्वल टू वाई इंटू, मतलब वाई यंग्स मॉड्यूलस होता है। तो देखो ये हमारा बेसिक नॉलेज है, पर जो होता है कि अब पॉइजन रेशियो को तो सभी को पता होगा, पॉइजन रेशियो जो होता है, पॉइजन रेशियो का मैक्सिमम वैल्यू पता है क्या हो सकता है? कोई बता सकता है? देखो तो एक डेरिवेशन सा होता है, तो उससे हमारा निकलता है कि जस्ट जस्ट एक मिनट रुकना, मैं अभी थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, जस्ट एक मिनट, जो तुम लोग, हाँ, तो जो मैं बोल रहा था कि तुम्हारा एक डेरिवेशन टाइप का है, जिससे तुम्हारा बल्क मॉड्यूलस पता है सभी को। तो बल्क मॉड्यूलस और यंग्स मॉड्यूलस का एक रिलेशन होता है, मैं अभी यहाँ सिर्फ रिलेशन बता रहा हूँ सब, मतलब ये रिलेशंस वगैरह याद रखना तो स्ट्रेस टेंस चल जाएगा। ये रिलेशन तुम्हारा होता है कि दिस इज बल्क मॉड्यूलस, दिस इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 - 2 न्यू, ये तुम डिराइव कर सकते हो। और ये न्यू जो है, न्यू इज पॉइजन रेशियो, ये तुम डिराइव कर सकते हो। पर डेरिवेशन, ये वाला डेरिवेशन तुम लोग तो 11 कर भी चुके हो, और जेई में डेरिवेशन नहीं आता, तो डेरिवेशन का अभी के लिए तुम लोगों का कोई काम नहीं, फर्स्ट ईयर में जाके सीख लेना। तो ये एक महत्वपूर्ण रिलेशन होता है। और एक तुम्हारा होता है कि देखो ये जो हमारा एप्सिलॉन है ना, ये हमारा होता है कि ये हमारा लीनियर स्ट्रेन होता है कि एक लाइन में मान लो एक बॉडी है, 3D बॉडी है, ऐसा कोई बॉडी है मान लो, तो इसको अगर इधर खींच रहे हो तो ये सिर्फ इधर का स्ट्रेन देता है। पर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन तो कुछ भी हो सकता है ना, कि इधर खींच रहे हो उधर खींच रहे हो, तो एक वॉल्यूम का भी चेंज आता है। तो जो वॉल्यूम का चेंज आता है, तो उसके लिए भी एक स्ट्रेन रहता है, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसको तुम्हारा डिनोट करते हैं ये स्मॉल ई से। अगर तुम्हारा एक मतलब एक 3D ऑब्जेक्ट के लिए अगर तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन दिया हुआ हो, तो इसको तुम ऐसे ऐड करोगे तो ये आता है। ये ये फॉर्मूलाज बस डायरेक्टली याद कर लो। और चीज, और जो एक चीज होता है कि एक 3D बॉडी के लिए अगर तुम्हारा मान लो कि वैसे ये पता है ना कि एक डायरेक्शन में कोई कुछ स्ट्रेस हो सकता है, और कुछ डायरेक्शन में और कुछ स्ट्रेस हो सकता है, मतलब मान लो कि एक डायरेक्शन में फोर्स एफ एक्स है, तो उस डायरेक्शन में स्ट्रेस भी सिग्मा एक्स होगा। मतलब सिग्मा एक्स इक्वल टू ये तो तुम्हें पता होगा ना, एकदम बेसिक सा चीज है। हाँ,
दिस इज क्लियर। सो अभी ऐसे ही तुम्हारा ये मान लो ए एक्स है, ऐसे भी वाई मतलब तीनों डायरेक्शन में ही तुम्हारा स्ट्रेस हो सकता है, एफ वाई बाई ए वाई, और सिग्मा जेड इज इक्वल टू तुम्हारा एफ जेड बाई ए जेड। अब जो चीज होता है वो है कि पॉइसन रेशियो हम ऐसे करते हैं कि तुम्हारा ये स्ट्रेन बैलेंस्ड रहे। बैलेंस्ड रहे मतलब जब तुम कोई डायरेक्शन के स्ट्रेस लगा रहे हो तो दूसरे डायरेक्शन में मतलब उस डायरेक्शन में कोई स्ट्रेन लग रहा होगा तो वॉल्यूम पे इफेक्ट आ रहा होगा, तो दूसरे डायरेक्शन में स्ट्रेन ऐसे बैलेंस हो कि वॉल्यूम का इफेक्ट मिनिमाइज हो। यही इसीलिए ही हमें मतलब यही ज़रूरत है पॉइसन रेशियो का। अगर तुम्हें तीनों डायरेक्शन में ऐसे स्ट्रेस दिया हुआ है तो इस केस में स्ट्रेन का भी फॉर्मूला होता है एक, मतलब तीनों डायरेक्शन में इफ मतलब एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होता है वो ऐसे आता है, सिग्मा एक्स कर देना और इधर न्यू इंटू न्यू पॉइसन रेशियो है सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, मतलब ये तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस है डिवाइडेड बाई यंग्स मॉड्यूलस। ये तुम्हारा एप्सिलॉन एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस है। जो समझ रहे हो कि एक्स के लिए ये बढ़ेगा और वाई और जेड के लिए घटेगा। सिमिलरली फॉर वाई दिस विल बी दिस। जस्ट रिमेंबर दिस एज formulas and nothing else। और एप्सिलॉन जेड विल बी दिस। वैसे ये सब मतलब एडवांस में भी आने का चांसेस कम है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा शायद बल्क मॉड्यूलस वो सब पूछ सकता है, पर फिर भी थ्री डायमेंशन में ऐसा केस होता है। अगर ये तुम जानते हो तो तुम कह सकते हो कि तुम स्ट्रेस के बारे में बहुत कुछ ही जानते हो। और फिर और भी तुम्हारा वो ये क्या बोलते हैं उसका नाम भूल गया। तुम्हारा ये होता है अ, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जी होता है, उसे क्या बोलते थे। मैं अभी भूल गया वो उसको। तो ठीक है, मैं बाद में अगर मुझे याद आए तो मैं नोट में इंक्लूड कर दूंगा। वैसे आज का तो बहुत ही हो गया, बहुत कुछ कर लिया आज। तो यहाँ से शुरू किया था तो 1.5 घंटे में हमने वैसे इतना कुछ कवर किया है, यहाँ पे काफ़ी टाइम लगा। तो ठीक है भाई, तो क्या बोलते हैं, अभी के लिए तो इतना ही रखते हैं। और देखो, तो तुम लोग बोलोगे तो अभी हम तो स्टैटिक्स का पार्ट ही लगभग कर पाए। इसके इसे छोड़कर भी हमारा तुम्हारा रोटेशनल मोशन का थोड़ा सा पार्ट है और तुम्हारा सेंटर ऑफ मास वगैरह वगैरह वो सब काइनेमेटिक्स वो सब थोड़ा सा पार्ट है। तो उसके लिए भी एक सेशन कराया जाए या मतलब वो सब खुद कर लोगे? मतलब ये सब जस्ट अनोखी कॉन्सेप्ट थी जो तुम्हें शायद नहीं आता होगा, इसलिए ही मतलब ये सब मैंने आज कराया। तो अगर तुम लोग मतलब पोल करा दूंगा तो उसमें वोट दे देना कि क्या कराना है, तो उसमें मैं तुम लोग जो बोलोगे उसके हिसाब से कोशिश करूंगा। और हाँ, 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 मुझे समझ आ गया। तो वो मैं सोच रहा हूँ। तो देखो, वो जेई एडवांस के डायरेक्ट क्वेश्चन भी वैसे करा सकते हैं, और उसे छोड़कर देखो ये सब तो तुम लोगों को बाद में तुम्हारे टीचर्स भी कराएंगे, पर मतलब ठीक है, अगर मुझे बोलोगे तो मैं भी थोड़ा सा कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। पर ठीक है, तो वो सब भी थोड़ा थोड़ा कराया जा सकता है। ठीक है, तुम लोग मैं तुम लोगों को ओपिनियन लूंगा तुम लोगों से, और देखते हैं क्या कराया जाए। और बाकी तो देखो हमारा अभी
हाँ मैंने ये बोला था पर उन्होंने मतलब ये करने से मतलब इनकार कर दिया, क्योंकि मतलब उनका लॉजिक है अगर ये होगा तो ये ग्रुप मेंटरशिप ग्रुप की जगह डाउट ग्रुप बन जाएगा, तो वो लोग इसलिए ये नहीं कर रहे हैं। हाँ देखो मैं फिर से एक बार बोलूंगा, पर मतलब उनका लॉजिक यही था कि अ, ऐसा था तो इसलिए वो लोग ने ऐसा नहीं किया। मतलब मैंने ये पूछा था तो उन्होंने यही बोला था। ऐसे मेरा भी सुविधा होता अगर तुम लोग कर पाते तो। खैर जो भी हो तो। हाँ मुझे पता है, पर देखो मैंने बोला था मेरे हाथ में तो नहीं है ना, तो मैं फिर से एक बार बोलूंगा कि मतलब हफ्ते में कम से कम अगर एक दो बार हो जाए तो मतलब तो शायद अच्छा हो, मतलब अच्छा हो, पर ये पूरा डिसीजन मतलब उनके टीम पे रहता है, तो मैं सिर्फ उनको बोल सकता हूँ, अब डिसीजन तो वो उनका जो टीम है वही लेगा। तो कौन मतलब फाइनल डिसीजन लेता है ये मुझे उतना पता नहीं है। मैं सिर्फ हमारा जो ऑडिटर रहता है जो वो ग्रुप में रजनी मैम एक है, उनको देखते होगे ना, तो मैं सिर्फ उनको ही बोल सकता हूँ। तो अब वो मतलब अगर मतलब उनसे बात करेंगे तो जो हेड है, मतलब उनके सुपीरियर है, तो वो लोग शायद कुछ कर पाए। तो मैं उनको और एक बार बोलूंगा कि ये कर पाए, तो बच्चे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो फिलहाल जो भी हो आज का अभी रखते तो कल। हाँ हाँ बोलो जल्दी बोलो। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में अच्छा ठीक है, तो देखो वैसे श्रोडिंगर वेव अच्छा, अच्छा तुम अभी बोल सकते हो तो बोलो, अभी कर देता हूँ। हम्म। हाँ मतलब क्वेश्चन क्या था ये, मतलब मैं यही पूछ रहा हूँ। ये तुम्हारा बेसिकली होता है। अब तुम लोगों को श्रोडिंगर इक्वेशन से मतलब बहुत ये कुछ देगा नहीं, तुम लोगों को मतलब एकदम छोटे मोटे सवाल देगा श्रोडिंगर से। वैसे ये जो क्वांटम फिजिक्स का पार्ट होता है ये बहुत आसानी, मतलब मुझे पर्सनली बहुत आसान लगा था ये में तो। जो भी हो तो ये मतलब ऐसा ही होता है। अब देखो इससे मैं बोलता हूँ श्रोडिंगर इक्वेशन के क्वेश्चन अगर आता है तो ये बहुत आसान ही रहता है जनरली। तो ये तुम्हारा बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो मतलब इसके कुछ केसेस दे देगा और बोलेगा कि नोड मतलब नोड का लोकेशन बताओ, वो ये बताओ वो बताओ। तो अगर डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन अगर मुझे मिल मतलब मैं एक बार सर्च करूंगा अगर मिलता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या श्रोडिंगर इक्वेशन से क्या। हाँ हाँ ये रख सकता हूँ वैसे भी, मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फर्स्ट ईयर में मतलब मेरा अभी तो काफी नॉलेज है उस पे। तो पर मतलब श्रोडिंगर चीज है कि तुम लोगों को क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है श्रोडिंगर से, क्योंकि हाँ बोलो। हम्म। कुछ। हम्म। हाँ। हम्म।
हम्म। रेडियल नोट का मतलब पता है? रेडियल नोट का मतलब है तुम्हें, मान लो कि आर रेडियल नोट का जो ये है, मतलब रेडियल नोट आर पे है, तो साई एट आर इक्वल टू जीरो होगा। यही तुम्हारा रेडियल नोट का डेफिनेशन है। मतलब रेडियल नोट पे साई इक्वल टू जीरो होता है, तो तुम्हें जो वेव फंक्शन, गंदा सा वेव फंक्शन जो दिया होगा ना, तो मतलब बेसिकली उसको जीरो करना है। तो तुम्हें रेडियल, मतलब रेडियल नोट का क्या पूछा है, एक बार क्वेश्चन और एक बार बताना। हाँ, हो गया भाई, क्या है तो, मतलब आर की जगह आर नॉट बैठा दो, और पूरा पूरा जो साई का जो गंदा सा एक्सप्रेशन है इज इक्वल टू जीरो कर दो बस। उससे जो आर नॉट निकलेगा वही आंसर है। देखो, पूरा साई जीरो करना है, मतलब आर की जगह आर नॉट बिठाओ और साई जीरो कर दो, क्या है इसमें मतलब। जैसे और वो जो गंदा वाला पार्ट था, वो टू रूट टू पाई, वो सब तो मतलब वो सब तो कट जाएगा ना, तो एक ही पार्ट तुम्हारा आर माइनस टू ए नॉट ऐसा कुछ बोला था, तो आर नॉट इक्वल टू शायद टू ए नॉट आ जाएगा, ऐसा कुछ शायद होगा, मतलब मुझे इतना लग रहा है। तो मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि रेडियल नोट पे तुम्हारा ये मतलब वही फंक्शन जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो, एक बार ये पे देखो, मतलब ये जो शेयर कर रहा हूँ, कि जो साई स्क्वायर होता है ना, ये पता है क्या, ये टर्म प्रोबेबिलिटी देता है इलेक्ट्रॉन मिलने का। तो ये टर्म प्रोबेबिलिटी देता है इलेक्ट्रॉन मिलने का। इसका मतलब क्या हो गया, अगर रेडियल नोट का डेफिनेशन क्या है, वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी जीरो है। तो अगर इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी जीरो हुआ, तो रेडियल नोट पे ये इक्वल टू जीरो होगा, उसका मतलब साइज इक्वल टू जीरो होगा। दैट्स द थिंग, मतलब यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आर नोट पे रेडियल नोट हुआ, तो साई एट आर नोट इज इक्वल टू जीरो। इतना इतना सा कॉन्सेप्ट है बस। मतलब मैं इसलिए कह रहा था कि श्रोडिंगर इक्वेशन का कोई क्वेश्चन एकदम एक लाइन का होता है, अगर कोई कुछ आता है तो। ठीक है, तो इससे छोड़कर तो और कुछ तो नहीं आएगा मुझे जितना लगता है, क्योंकि तुम्हारे लेवल पे इतना सही, इससे बढ़कर कुछ जानना वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इससे बढ़कर तुम कुछ जानो। ठीक है, तो उतना चिंता मत करो, इतना सा जस्ट जान लो कि एट रेडियल नोड ये होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इक्वल टू जीरो, साई इक्वल टू जीरो, सो साई एट आर नॉट इक्वल टू जीरो, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ठीक है, तो चलो आज यही रैप अप करते हैं, और तुम लोगों को पीडीएफ तो भेज दूंगा जैसे बोला। ठीक है भाई, तो चलो चलते हैं। बाय और गुड नाइट, सो जाओ सब, और जिनका भी एग्जाम है अच्छे से एग्जाम देना।